विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, AIMIM कार्यालय का। हम लोगों ने यहाँ के शहीद रामफल मंडल जी को जो है नमन करके यहाँ क्रांतिकारी आगाज किया है। और सीतामढ़ी जिला में 4 विधानसभाओं में खास करके जहाँ हमारा संगठन मजबूत है और उस दिशा में काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बाजपट्टी, परिहार, रूनी सैदपुर और सूरसंड। सर, आपके द्वारा बहुत बड़ी बात कही गई है कि आरजेडी अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतारते हैं तो आप नहीं उतारेंगी, इस पर क्या? मुसलमानों की जो आबादी है 18% है, हालांकि 22% है, 18 और कम करके सीमांचल के कुछ ऐसे बिरादरी है जो मुसलमान है, उनको हिंदू में जोड़ लिया गया। फिर भी 18 भी मान लेते हैं तो उनका हक नहीं मिलता है। जहां भी मुसलमानों की संख्या अधिक होती है वहां पे किसी यादव कैंडिडेट को दे दिया जाता है उनका हक छीन करके। तो हम लोग का जो लक्ष्य है कैसे सबसे मजबूत जाति जो है वो सबसे मजबूत बन के बैठ गई। किसी को हराना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, खुद को नहीं जिताना है। तो ये बदलाव जो है अब लोगों में आने लगा है, इस पे विचार लोग करने लगे हैं। और हम लोगों ने कहा है कि बाजपट्टी से अगर आरजेडी वाले किसी मुसलमान को टिकट देते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है कि हम बी टीम हैं, हम सी टीम हैं, तो हम तो गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम 5 विधायक लेकर के आए थे। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ें, या हम उस काबिल नहीं है कि हमसे कोई गठबंधन करे? आप ऐसे ऐसे पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं जिनका एक भी विधायक नहीं है, एक भी MP नहीं है, लेकिन आप उनके साथ करिएगा। आज हर जाति का जो है पार्टी बना हुआ है और उसको सेकुलर भी कहा जाता है। मांझी की पार्टी है वो सेकुलर है, पासवान की पार्टी है सेकुलर है, सहनी की पार्टी है सेकुलर है, यादव की पार्टी है सेकुलर है। लेकिन अगर मुसलमान की पार्टी है तो सेकुलर नहीं है। सेकुलर नहीं है तो राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का लड़का क्या कर रहा है? जब एक हिंदू और एक मेरे पिताजी लंबे समय से सियासी परिवार से मैं आता हूँ, पिताजी मेरे सांसद रहे, लंबे टाइम तक मंत्री रहे, और उस परिवार से आने के बाद भी मैं इस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। शिवहर लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद भी इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। इस पार्टी की ताकत को मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इस पार्टी का भविष्य है। मैं ऐसे तमाम हिंदू भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर मंच पे मैं आता हूँ तो मुझे हरे गमछे से नहीं, भगवे गमछे से ही सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान है, इस पार्टी में हर धर्म का सम्मान है। आप बिल्कुल टीका चंदन लगा करके हर तरह से पूजा पाठ से लेकर के कहीं रोक टोक नहीं। जो लोग गलत बोलते हैं, गलत फैलाते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, उसके जो है मुंह पे करारा जवाब है कि राणा रंजीत सिंह एक क्षत्रिय, एक राजपूत इस परिवार में, AIMM परिवार में क्या कर रहा है? चुनाव लड़ने के लिए आया था, चुनाव हारने के बाद भी क्यों इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है? सीमांचल के भाई इस हिंदू के लड़के को कहते हैं कि भैया आप आइए, आपको जहां से चुनाव लड़ना है हम आपको लड़ाएंगे, हम आपको सदन में भेजेंगे। और पहला हिंदू का बेटा जिस दिन सदन में चला जाएगा उस दिन जो है ये दाग जो लोग लगाते हैं कि AIMM मुस्लिम की पार्टी है, दलित भाई रितेश पासवान क्या कर रहे हैं? दलित और मुसलमान, इसका हक के लिए हम लोग लड़ने निकले हैं। अगर आप हमें जोड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आपका डिसीजन होगा, लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पिछली बार भी अगर AIMIM के साथ आप अगर गठबंधन में होते तो शायद सरकार आपकी बन गई होती। पर क्या लगता है अभी 2025 में जो है अभी ज़्यादातर युवाओं में, लोगों में जातिवाद का ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, जातिवाद की जहाँ देखिए बात हो रही है, ऐसे में क्या लगता है AIM की टीम जो है क्या सफल हो पाएगी? देखिए, बिहार की राजनीति का ये सच है, जो कभी नहीं जाती वही है जाति, तो ये सच है और हम उससे अलग नहीं हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम मुसलमान की ही पार्टी है, अगर दलित की ही हम केवल बात करते हैं तो केवल दलित और मुसलमान एक हो जाए। और मैं फॉरवर्ड समाज से आता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ। आज हमें किस पार्टी में सम्मान मिलता है? आज इतने सांसद हुए हैं बिहार से, हमारी जाति से, लेकिन कहाँ किसी को मंत्री बनाया गया? मंच पे जाइए तो सबसे पीछे हम बैठते हैं। हम पिछलग्गू बन के रह गए हैं, हमारे पास जनसंख्या नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र में प्रभाव बेशक है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक नया समीकरण बनाए तो हम लोगों ने एक आह्वान भी किया कि भाई अगर एक मंच पे आई, जैसे कांग्रेस के ज़माने में होता था, दलित भाइयों को सामने लाइए, मुस्लिम भाई और फॉरवर्ड समाज के लोग अगर एकत्रित हो जाए तो एक नया समीकरण हम लोग बना सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए जाति का समीकरण जरूरी है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैं अपने फॉरवर्ड समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, दलित समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, मुस्लिम भाइयों से आग्रह करता हूँ कि दूसरे को हराना जिताना नहीं है, खुद को जिताना है। ये संकल्प लेकर के हम लोग 2025 के चुनाव में आए। तो ये जो कहता है ये हमारे दुश्मनों की साजिश है हमें बदनाम करने का, या मुसलमानों की पार्टी। मुसलमानों की पार्टी होती तो राणा रंजीत सिंह और रितेश पासवान नहीं बैठे होते इस मंच पे।
बिल्कुल हर समाज के लोगों का स्वागत है इस बार। 3 साल में लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें बदलनी चाहिए, उससे अगला के डर भी बना रहता है। अफसर में जो आज जो तानाशाही और इतना जो कहीं ना कहीं कलम से जो है आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हर जगह घूसखोरी, करप्शन, जहाँ चले जाइए हर आदमी जो है खाद में ब्लैक खाद खरीदना पड़ता है, किसानों से लेकर के हर जगह बिना घूस के कोई काम नहीं होता। कहीं ना कहीं सरकारें 5 साल में बदलती तो अफसरों का मन इतना नहीं बढ़ता। सन पापड़ी दिया जा रहा है किसानों को, आप कहते हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। सन पापड़ी जो है ये देना और बगीचे के में जो है फूल खिंचवा करके करना, और भी ऐसे समय पे जहाँ बीपीएससी को लेकर के प्रशांत किशोर जी जैसे लोग जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, तो सीखना चाहिए। लोग उनके धरने की बात नहीं करके, उनके संघर्ष की बात नहीं करके वैनिटी वैन की बात करते हैं। मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो, यहाँ रोजगार की बात हो, अस्पताल स्कूल की बात हो, विद्यालय की बात हो। सर, प्रशांत किशोर जी पे बड़ा आरोप लगा है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बी टीम को ही बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2 पार्टियों का जो है, आपको याद होगा कि पूर्णिया में जब तेजस्वी जी गए थे तो उन्होंने कहा कि या तो इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को वोट दीजिए, पप्पू यादव जी के खिलाफ जो उन्हीं की जाति के आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि इंडिया और एनडीए, तेजस्वी जी आज चाहते हैं कि या तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और नहीं तो मैं नेता प्रतिपक्ष कम से कम बना रहा, तो इसीलिए डरते हैं। एमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते हैं? उनको मालूम है कि 5 विधायक हमारे थे, अगर हम इस बार फिर 15-20 विधायक लेकर के आ जाते हैं तो अगली बार हमारी पार्टी और खास करके मुस्लिम समाज इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। आज वक्फ बोर्ड की लड़ाई कौन लड़ा? आरजेडी को तो बैलेंस बनाना है हिंदू और मुसलमान में। वक्फ बोर्ड की लड़ाई तो हमारे चांद भाई जैसे लोग, हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता, हमारे मुन्ना मंसूरी साहब जैसे लोग, जहांगीर साहब जैसे लोगों ने लड़ाई को लड़ा है, ईमेल करवाया, गांव-गांव जाकर के स्कैनर लगाया। तो अगर आप नहीं लड़ाई लड़ सकते तो गठबंधन कर लीजिए ना। इस तरीके से भाजपा वालों का तरीका था कि अगर किसी क्रिमिनल वाली छवि को टिकट देना है तो दूसरे रास्ते से गठबंधन वाले पार्टी से दे दिया करते थे। तो अगर आप मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं आरजेडी वाले, तो आप गठबंधन अगर करते तो हम लड़ाई लड़ते, आप हमारे पीछे खड़े होते, गठबंधन में हम साथ होते, हर समाज को लेकर के चलते। आप तो मुसलमानों को जो है दरी बिछाने वाला और जो है बंधुआ मजदूर समझ के बैठे हुए, लेकिन अब मुसलमान इसकी चिंता करने लगा है और इसका एहसास अब आरजेडी को हो भी गया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तेजस्वी जी को कि ये सपना मत देखिए कि आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा 2025 में। जब तक एमआईएम को अगर साथ में नहीं लीजिएगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाइएगा। अब ट्रेन का इंजन अगर काट दीजिएगा तो डब्बा से सिर्फ चलेगा, पटरी पे नहीं ना दौड़ेगा, इंजनवा लगाना होगा। और इंजन ये कट गया और इंजन एमआईएम के साथ है। अगर एमआईएम को लीजिएगा तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा। सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं? 17 साल का नाम 17 महीना, सिर्फ आप तेजस्वी यादव पे निशाना कस रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलने से क्यों बच रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को भी तो बोलते हैं। बिहार को तो ऐसा जंगल राज बना दिए हैं कि बिहार से करोड़ों की संख्या में मजदूर आप महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कोलकाता में, अन्य प्रदेश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये चचा भतीजा अल्टी पल्टी मार करके ही तो बिहार की दुर्गति कर दी है। यात्रा निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रगति बता रहे हैं। प्रगति यात्रा सिर्फ एसी वाली कार में बैठ करके वो जा रहे हैं, रोड पे कहाँ जा रहे हैं? अगर रोड पे चलना है तो मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहते हैं कि बाजपट्टी विधानसभा में आप आइए और हम लोग आपके साथ हैं, आपका विकास दिखा देंगे। ऐसा पुल है जहां मुख्यमंत्री जी देख करके पहले कहेंगे कि गाड़ी घुमा लीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी पुल के नीचे रह जाएंगे। उनको तो विकास पुरुष कहा जाता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुल पर। विकास पुरुष नहीं कहा जाता, सत्ता पुरुष कहा जाता है। अच्छा, विकास में नाम है उनका। बिहार में विकास बिहार से गायब हो गया हुआ है। गायब हो गया। विकास अगर होता तो आज बिहार का नौजवान बिहार में टेक्निकल बाहर से टेक्निकल डिग्री लेता है, वो बिहार में नौकरी करता, बिहार को डेवलप करता, बिहार में इंडस्ट्री होता, बिहार में रोजगार होता। आज बिहार का करोड़ों नौजवान जाके दूसरे प्रदेश में रोजगार खोज रहा है, भटक रहा है। क्या नाम हुआ आपको? रितेश पासवान। रितेश पासवान जी, आप पासवान हैं तो आपको तो रामविलास जी के पार्टी में होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर लो, उसमें होना चाहिए आपको, लेकिन अभी आप जो है एमआईएम में आप हैं। क्या वजह है जो आप इस पार्टी को चॉइस किया है? देखिए, पासवान होना और एक दलित परिवार में जन्म लेना और एक दलित पिछड़ा और मुसलमानों के लिए और एक जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखे हैं उस संविधान को संवैधानिक
जो ये भाजपा आरएसएस जो संविधान का एक एक पाना को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जिस तरीके से अभी अमित शाह जी का बाबा साहब के ऊपर अपमानजनक शब्दों से नवाजा, और ये चिराग पासवान जी, जबकि रामविलास पासवान जी कभी भी बाबा साहब के अपमान होता था तो वो चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, पार्टी सेकेंडरी मैटर होता था, लेकिन हमेशा बाबा साहब के सम्मान में और दलित पिछड़ा मुसलमानों के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ता था। लेकिन चिराग पासवान जी हनुमान बने हैं, हमेशा चरण में, लेकिन हमेशा दलित समाज हमेशा उनके हक अधिकार चाहिए, न कि आपकी मंत्री पद मिल गया तो आप एक मंत्री पद के लिए मोदी जी के चरण में हनुमान रहे। और लाखों दलित पिछड़ा एजुकेशन के क्षेत्र में हमें जब ये पिछली सरकार था तो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमेशा दलित का ये हमारा गोइंका कॉलेज है चाहे लक्ष्मी कॉलेज है, उसमें हम लोग के मात्र 150 से 200 रुपया में हम लोग लगभग 1000 रुपया के आसपास में हम लोग ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन जब से 10 वर्षों से ये भाजपा की सरकार आई है, इसमें आज देख लीजिए कम से कम एक नॉर्मल 25 से 30 हजार रुपया होता है, जब हम 1000 में कर लेते थे, आज वही 25 से 30 हजार रुपया एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में लगता है। तो आप जानते हैं कि दलित समाज के इकोनॉमिक का हालत किस स्थिति होता है। और ये सब ना ये आवाज ना उठाकर हमेशा उनको, चिराग पासवान जी का एक नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन मेरा दावा है कि ये परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट का ये नारा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और रिजर्व सीट से चिराग पासवान जीतकर संसद तक पहुंच रहे हैं, और उसी संसद के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया जाता है और वो खिलखिलाते रहते हैं, एक बार शब्द नहीं निकलता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? यही इसी विचारधारा को लेकर हम कह रहे हैं ना, तो आप लोग का यही सवाल था ना कि आप पासवान है, पासवान के पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किए? क्योंकि बाबा साहब और के हक हुकूक के लिए अब्दुल इमाम साहब बिहार में और संसद में कभी भी दलित पे यदि अत्याचार होता है तो जितना ओवैसी साहब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, वो नहीं तो चिराग पासवान जी उठाते हैं, नहीं तो तेजस्वी यादव का जो भी है, दलित पिछड़ा मुसलमान का जितना भी लीडर है, भाजपा के आगे अपने संपत्ति बचाने के लिए, हम जेल न चले जाएं, इसके लिए बिहार के लिए और दलित के लिए, मुसलमानों के लिए जितने भी हक अधिकार की बात होता है उसे न मिले और उनके हक अधिकार के लिए आवाज भी यहाँ तक कि सदन में आवाज नहीं उठाता है, तो हम दलित पिछड़ा मुसलमानों का एक अलग प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं और AIMM में ज्वाइन करके, और हम अपने दलित की आबादी लगभग 21% से ऊपर है और 17-18% ये है। अगर दलित और मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जिस दिन ला दें तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, जिस दिन पूरे संपूर्ण बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारत में हमारी क़यादत मजबूत करेंगे और दिल्ली के गद्दी पे नीला और हरा फहराने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या हो पाएगा? इस तरह से आपके पीछे है दलित समाज के लोग? दलित समाज के लोग अधिकार के लिए होता, अधिकार के लिए जो काम करता है, जो संविधान के रक्षा करेगा, उनको उनके साथ संपूर्ण दलित समाज खड़ा होता है।